बच्चों, आज हम फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हो जाएगा और फ्रांस जो है वो गणतंत्र हासिल कर लेगा, है ना। अब आप आगे देखिए, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रही है। लुई सोलवा जो है उसने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लुई सोलवे ने संविधान पर हस्ताक्षर करके अपनी समस्त शक्तियां जो है वो नेशनल असेंबली के हाथों में सौंप दी है। ठीक है, लेकिन अभी भी जो लुई सोलवा है वो अपने राजनीतिक स्तर पर अपने पड़ोसी जो राज्य हैं, जैसे प्रशादेश हैं, इनके राजाओं से वो लगातार संपर्क रख रहा है, वार्ता कर रहा है। ठीक है, फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। ये राजा लोग सब चिंतित हैं, क्योंकि अगर फ्रांस के राजा लुई के साथ ऐसा हो सकता है, राजतंत्र छीन सकता है, समस्त शक्तियाँ और सत्ता छीन सकती है, तो ऐसे में दूसरे देश भी चिंतित हैं कि कहीं उनकी जनता भी उनके साथ ऐसा ना करे। इसलिए सभी राजाओं ने मिलकर इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ठीक है, प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया है नेशनल असेंबली ने, ताकि ये किसी भी प्रकार से नेशनल असेंबली के कार्यों में बाधा न डाले। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे और उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लेना शुरू कर दिया। जनता के होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उसे एक कवि है, कवि का नाम है रॉजेट दी लॉयल। क्या नाम है? रॉजेट दी लॉयल। इस रॉजेट दी लॉयल ने एक रचित मार्सले गीत है, देशभक्ति गीत। ये गीत जो है रॉजेट दी लॉयल द्वारा रचित है, लिखा हुआ है। ये गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। और अब ये मार्सिले जो है ये फ्रांस का राष्ट्रगान बन चुका है। ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रगान बन चुका है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्रदान थे। ठीक है, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और राजनीतिक अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। उस समय क्या है, राजनीतिक क्लब बने हुए थे। उन क्लब में पुरुष लोग इकट्ठे होकर के और अपनी सरकारी नीतियों के बारे में बात करते रहते थे, एक एजेंडा बनाकर तैयार रखते थे। ऐसा ही क्लब जो है महिलाओं के लिए भी बना हुआ था, और महिलाएं भी है जो है अपने राजनीतिक क्लब में अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए चर्चा करती थी। ठीक है, इनमें से एक बहुत ही फेमस है जैकोबिन क्लब, और इसके नेता का नाम एग्ज़ाम में पूछा गया है जैकोबिन क्लब का, तो नेता का नाम जो है वो है रॉबिस्पिएरे। ठीक है, रॉबिस्पिएरे जैकोबिन क्लब का नेता है। ये क्लब सबसे सफल क्लब था और जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब पे पड़ा था। पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी। महिलाओं ने भी अपने अपने क्लब बना लिए, और इसके बारे में, उनकी मांगों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। कौन कौन लोग थे जो जैकोबिन क्लब में थे? जैसे छोटी दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर जो है वो भी इस जैकोबिन क्लब के सदस्य थे।
तो ये लोग अपने इस जैकोबिन क्लब में बैठकर अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए चर्चा करते थे। लेकिन आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछा गया कि इस क्लब का नेता कौन है, तो इस क्लब के नेता का नाम आप देखिए, ये है आपका मैक्समिलियन रॉबेस्पियरे। क्या नाम है? मैक्समिलियन रॉबेस्पियरे। ठीक है। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। इन्होंने शॉर्ट्स की जगह लंबी धारीदार पतलून पहनने का निर्णय किया। ये देखिए, आप चित्र के अंदर देखिए, धारीदार पतलून जो है, इन्होंने जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य हैं उन सब ने ये लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ठीक है। इसको सो कुलात कहते हैं, बिना ब्रिचेस वाले। ठीक है। आगे देखिए, खास तौर से समाज के फैशन परस्त, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रिचेस जो है वो तैयार किया। और ये खुद को कुलीनों से अलग दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया ताकि इनकी अपनी एक पहचान हो जैकोबिन क्लब के सदस्यों की। ये ब्रिचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। अब आप आगे देखिए, ये ब्रिचेस आप देख रहे हैं, सो कुलात बिना ब्रिचेस वाले, लंबी पतलून पहनने का और कुलीनों से अपनी एक अलग पहचान बनाने का इन्होंने निर्णय किया था। अब आप ये देखिए चित्र, इसीलिए जैकोबिन क्लब को सो कुलात के नाम से जाना जाता है। सो कुलात, जैकोबिनों को, जो इसके सदस्य हैं ना जैकोबिन, उनको सो कुलात के नाम से जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। ठीक है। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। ये लाल रंग की टोपी जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, यानी हम आज़ाद हैं। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और उसकी कमी से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह करने की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिए के महल पर धावा बोल दिया, क्योंकि खाद्य पदार्थ सारे जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो सब गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, पाव रोटी बनाने वाले थे, दिहाड़ी मजदूर थे। तो ऐसे में जब खाद्य पदार्थों की मांग ज़्यादा हो गई तो फिर इन्होंने सबने पेरिस वासियों के साथ मिलकर जो है वो ट्यूरेलिए के महल, राजा के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला। और खुद राजा को कई घंटों तक इन्होंने बंदी बनाए रखा खाद्य पदार्थों की मांग की वजह से। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया कि पूरी की पूरी राजा की जो फैमिली है उसको जेल में डाल दो। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, नई असेंबली ने मतदान का अधिकार दिया। ठीक है। तो अमीरों और गरीबों दोनों को बराबर अधिकार मिल गया। फिर नवनिर्वाचित असेंबली का नाम चेंज हो गया है। नवनिर्वाचित असेंबली चुनाव के बाद उसका नया नाम कन्वेंशन हो गया। क्या नाम पड़ गया? कन्वेंशन। ठीक है। तो अब आप तारीख देखिए कि 21 सितंबर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र खत्म और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है। गणतंत्र क्या होता है वो भी देख लीजिए। गणतंत्र जो है वो सरकार का एक रूप है जहाँ जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है और वंशानुगत राजशाही नहीं बल्कि गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करे और देखें कि फ्रांस जो है कब और कैसे गणतंत्र बना। तो सरकार का एक रूप है और इसमें जनता चुनाव करती है। ठीक है। और वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें कि कौन कैसे कब कहाँ गणतंत्र बना। लेकिन बच्चों, फ्रांस ही पहला ऐसा देश है जिससे गणतंत्र हासिल किया और फ्रांस बाद में दूसरे राष्ट्रों की मदद करेगा, उनको भी गणतंत्र हासिल करवाने में सहायता करेगा। आगे देखिए, लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सबके सामने फांसी दे दी गई। ठीक है। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सबके सामने लुई को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इसके बाद उसकी रानी मैरी एंतोइनेट का भी यही हर्ष हुआ, उसे भी सरेआम फांसी चढ़ा दी गई। तो इस प्रकार राजा लुई जो है
उसका शासन और राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया और फ्रांस में गणतंत्र हासिल कर लिया। ठीक है, आइए हम आतंक राज के बारे में जानते हैं। आतंक राज क्या है वो भी देख लीजिए। आतंक राज जो है एक महत्वपूर्ण टाइम रहा है। 1793 से 1794 के बीच के काल को आतंक का युद्ध कहा गया, क्योंकि इस समय राजा लुई जो है उसकी शक्तियां ख़त्म हो चुकी हैं और जो जेकोबिन क्लब है उनके नेता, उसके जो नेता हैं रोबिस्पीरिये, मैक्समिलियन रोबिस्पीरिये, उसने आतंक राज फैला रखा है 93 से लेकर 94 तक के टाइम में। ठीक है, उसने जनता पर नियंत्रण और कठोर दंड की नीति अपना रखी है, तो जनता उससे नाराज़ होगी और उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो आगे देखिए, रोबिस्पीरिये ने सही नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई है। नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई है। ठीक है, जो भी लोग उसके गणतंत्र के जो भी शत्रु होते थे, कुलीन और पादरी, गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन और पादरी या अन्य लोग जो उसकी कार्यशैली से असहमत रहते थे, नाराज़ रहते थे, ऐसे लोगों को या तो वो गिरफ्तार करवाता या जेल में डलवा देता या फिर फांसी पे चढ़ा देता। ठीक है, आगे देखिए, अन्य राजनीतिक दलों, कुलीनों, पादरी सदस्य, उसके कार्यशैली से जो असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य होते थे, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा जो भी उसके काम से संतुष्ट नहीं होता, ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाया गया और यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो उन सबको गिलोटीन पर चढ़ाकर सिर कलम कर दिया जाता था। अब ये गिलोटीन क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आया है। तो गिलोटीन जो है वो दो खम्भों के बीच लटकते आरे वाली मशीन है। ठीक है, जिसमें अपराधी का सिर डाला जाता है और बाद में सिर अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नाम देने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर गिलोटीन है। ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर गिलोटीन। तो डॉक्टर गिलोटीन ने ही ये दो खम्भों के बीच एक आरे वाली मशीन है जिसके अंदर अपराधी की सर को लगाया जाता है और उसे धड़ से अलग कर दिया जाता है। डॉक्टर गिलोटीन ने ही इस मशीन का आविष्कार किया, इसलिए इसका नाम ही गिलोटीन डाल दिया गया। तो गिलोटीन फांसी पर चढ़ाने वाली मशीन है। रोबिस्पीरे सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी व कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त और पावरोटी की राशनिंग करना, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही पावरोटी खरीद सकता है, गोश्त खरीद सकता है। ऐसे में किसानों और मज़दूरों के लिए समस्या पैदा हो चुकी थी। किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सरकार जो कीमत चाहती है उसी पर उनको बेचना पड़ेगा। तो एक प्रकार से ये सख्ती करने लग गया था। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई कि कोई भी सफ़ेद आटा इस्तेमाल नहीं करेगा। सरकार जिस कीमत पर गेहूं चाहती है उस कीमत पर किसान को बेचना पड़ेगा। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबर का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया कि फ्रांस के सभी लोग जो है वो साबुत गेहूं के आटे से बनी रोटी खाएंगे और वो रोटी समता रोटी कहलाएगी। ठीक है, बोल चाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सूर एवं महोदया के स्थान पर, मॉन्सूर का मतलब है महाशय और मैडम यानी मदाम का मतलब है महोदया। तो अब लोगों को जो है पुरुषों और महिलाओं को महाशय या महोदया, मदाम या मॉन्सूर नहीं कहा जाता, बल्कि उसके स्थान पर फ्रांसीसी पुरुषों को बोला जाएगा सितोयेन। क्या बोला जाएगा? सितोयेन। नागरिक को, पुरुष को सितोयेन और महिला को सितोयेन। सितोयेन तो पुरुष है और सितोयिन महिला को नाम दिया गया। चर्च को बंद कर दिया गया और उनके भवनों पर बैरक या दफ्तर बना दिए गए। चर्च बंद कर दिए गए और चर्च के ऊपर जो भवन थे उनको दफ्तर बना लिया गया। इस प्रकार रोबिस्पियरे ने अपनी नीतियों को इतना सख्ती से लागू किया कि जो उसके साथ के लोग थे वो त्राही त्राही करने लगे, जनता त्राही त्राही करने लग गई। अतः एक दिन ऐसा आया जब जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया, रोबिस्पियरे को,
और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे भी उसी की नीति यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, इस प्रकार आतंक राज जो है रोबेस्पियर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। यह आप देख सकते हैं क्रांतिकारी सरकार ने कैसे जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए और किस प्रकार जनता का चुनाव निर्वाचन करवाया, इसका एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। अब आप देखिए डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब जैकोबिन क्लब समाप्त हो चुका है और उसके बाद डायरेक्टरी आ चुकी है फ्रांस में। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ चुकी है। अब सत्ता जो है वो आपकी नेशनल असेंबली, जिसका नया नाम कन्वेंशन है, तो अब मध्यम वर्ग के पास सत्ता आ चुकी है। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। ठीक है, नया संविधान जो आया ना, नए संविधान में संपत्तिहीन तबके यानी जिसके पास पैसा नहीं है उनको भी 21 वर्ष की आयु के अनुसार 21 सितंबर को मतदान करने का अधिकार दे दिया गया और 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का निर्माण किया गया, उसको नियुक्त किया गया। इसके प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से, कि एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता हुआ डायरेक्टरी का जो झगड़ा है वो अक्सर किससे होता था? विधान परिषदों से होता था। तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी को राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी डायरेक्टरी में भी जब शासन सही तरीके से नहीं चला, राजनीतिक अस्थिरता आ गई और सारी शक्तियां राजा के हाथ में, तानाशाही डायरेक्टरी के हाथ में आ गई, तो ऐसे में नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का, यानी नेपोलियन बोनापार्ट को शासन करने के लिए रास्ता मिल गया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रभावित किया। तो स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व इनका नारा है और सरकार ने यही परिवर्तन सभी जगह लागू कर दिया।